हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वानिकी को आगे बढ़ाते हुए सिल्वीकल्चर का ही एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है नर्सरी और रीजनरेशन। ठीक है। रीजनरेशन का अर्थ होता है कि पुनरुत्पादन। ठीक है, मतलब वनों को और आगे बढ़ाना या वनों में वृद्धि करना। ठीक है। नर्सरी का अर्थ हम सामान्य जीवन से तात्पर्य ताल्लुक करें तो नर्सरी का अर्थ होता है कि जैसे छोटे बच्चों को हम नर्सरी में पढ़ाते हैं ताकि वो आगे की क्लासेस में अच्छा कर सके, या उसको सामान्य जानकारी उसको बचपन में ही मिल जाए ताकि वो आगे की क्लासेस में और अच्छा पढ़ सके। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम वनावरण या वृक्षावरण में पेड़ लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नर्सरी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले नर्सरी लगाते हैं। ठीक है। अब ये जो नर्सरी है, आप ध्यान देंगे कि एक नर्सरी जो है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये फिगर ले लीजिए या यह फिगर ले लीजिए, ये दोनों ही नर्सरी के फिगर्स हैं, जहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो मनुष्य द्वारा मैनेज किया जाता है। एक मैनेज्ड एरिया है ये। ठीक है। जहाँ पे क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं वो क्या है, बड़े होते हैं, यानी प्रोपोगेट होते हैं। ठीक है। जहाँ हम लोग क्या है, बीज के द्वारा बीज बो के उसको बड़ा करते हैं, या फिर जो बीज के बाद जो अंकुरित होकर जो छोटे पौधे निकलते हैं उसकी रख रखाव करते हैं। ऐसे एरिया को हम नर्सरी कहते हैं, जिसे हम बचपन से हम कई कृषि विद्यालयों में देखे हैं। ठीक है। या सिंपल सी एग्जांपल में बताऊं, धान धान की खेती करने से पहले हम नर्सरी लगाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जिसका मैनेजमेंट क्या है, मनुष्य द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं रहता। नर्सरी हम तैयार करते हैं, मतलब मनुष्य। ठीक है। जहाँ पे क्या करते हैं कि बीज द्वारा या फिर छोटे पौधों को क्या किया जाता है, उसको संरक्षण देके उसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। उसका सही इन्वायरमेंट में पालन पोषण करके, ठीक, उसको काबिल बनाया जाता है, डिजायर साइट। जब तक उसको नए जगह पे इसका रोपण नहीं कर दिया जाता, नई जगह पर उसको बो नहीं जाता, तब तक उसको क्या करते हैं, हम यहीं पे इसको संरक्षित देते हैं। ठीक है। तो ये नर्सरी होता है। आगे बढ़ते हैं, आखिर नर्सरी की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। या कोई इंडस्ट्रीज होता है, जहाँ पे हम पर इंडस्ट्री खड़ा करते हैं, उसके आसपास भी हमको क्या करें, जंगल चाहिए रहता है, ताकि इंडस्ट्रीज को सही वायु मिलता है, वातावरण मिल सके। ठीक है। एनजीओ द्वारा कई नर्सरी चले जाते हैं ताकि जो फॉरेस्ट्री जो रिफॉरेस्टेशन है या अफॉरेस्टेशन है, उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है। तो ये जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या इंडस्ट्रीज है, या एनजीओ है, इनको सही मात्रा में पौधे अगर ना मिल पाए तो ये फॉरेस्टेशन को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए नर्सरी की हमको जरूरत पड़ती है। चलिए, तो नर्सरी जो है क्या क्या हमको देती है, आप देखोगे नर्सरी जो है अफॉरेस्टेशन को, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल कराती है, अफॉरेस्टेशन को बढ़ाती है। अफॉरेस्टेशन से तात्पर्य है जहां पे जंगल नहीं है। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है जहाँ पे जंगल नहीं है। ठीक है। तो इस नर्सरी से लाके हम सीधा यहाँ पे प्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे जंगल नहीं है वहां पे भी जंगल धीरे धीरे बनने लगते हैं। क्या कर रहे हैं, हम प्लांटेशन कर रहे हैं इस क्षेत्र पे। ठीक है। तो नए पौधे उगा रहे हैं, तो इसको अफॉरेस्टेशन कहेंगे। टू मीट द डिमांड ऑफ रिफॉरेस्टेशन। अब इसका क्या अर्थ होता है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब जो पेड़ ऑलरेडी, जहाँ पे जंगल ऑलरेडी है या कुछ मात्रा पे है, जहां पे थोड़े से सुधार करके वहां पे अच्छे जंगल उगाया जा सकते हैं, उसको रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। ठीक है। रिफॉरेस्टेशन का अर्थ है पहले से उपस्थित जंगलों में उसमें कुछ सुधार करके हम वहां पे क्या है, पेड़ों की संख्या बढ़ा सके, उसको रिफॉरेस्टेशन कहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल वुड्स। जाहिर सी बात है, अगर पेपर इंडस्ट्रीज है या कोई ऐसे अन्य उद्योग है जहाँ पे लकड़ियों की जरूरत है, पेड़ों से मिलने वाले वनोपज की जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग नर्सरी के उगाए हुए जो ये प्लांट्स हैं उसको प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे टू प्रोवाइड द सीडलिंग फॉर अवेन्यू, रेलवे एंड रोड साइड ऑफ प्लांटिंग। ठीक है। मतलब यहाँ से प्लांट लेके आपके रोड के किनारे या रेलवे के शेल्टर्स बना सकते हैं। ठीक है।
टू मीट द फार्म एज वेल एज सोशल फॉरेस्ट्री नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं कि जो सोशल फॉरेस्ट्री है, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, कोई कम्युनिटी द्वारा, किसी कम्युनिटी द्वारा उसके गांव के क्षेत्र के, गांव क्षेत्र के आसपास अगर कोई ऐसा जंगल लगा दिया जाए जिसमें ये सारे कम्युनिटी वाले अपना फायदा, ये जो अगर यहाँ पे अगर इस समुदाय द्वारा, किसी समुदाय द्वारा या किसी, मान लीजिए ये गांव है कोई, ठीक है, अब इस गांव के चारों साइड अगर कोई जंगल लगा दिया जाए तो ये जंगल क्या है, इस गांव के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा क्या है, संरक्षित होगा और उन्हीं के द्वारा उपभोग होता। तो ये उनके लिए भी कहाँ से ये प्लांट लाएंगे, बिल्कुल ये नर्सरी से उठाएंगे। तो नर्सरी जो है इतने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ, आप जैसे देख सकते हैं काइंड्स ऑफ नर्सरीज। तो नर्सरी के टाइप्स हम देखते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। खासतौर पर अगर हम ड्यूरेशन को आधार माने, मतलब समय को, तो दो प्रकार के होंगे। एक होगा आपका टेम्पररी नर्सरी और दूसरा जो होगा आपका ये परमानेंट नर्सरी। जैसे कि नाम से पता चला है, टेम्पररी कोई चीज है, टेम्पररी नर्सरी का अर्थ होता है ये कुछ समय के लिए ये नर्सरी उगाई जाती है। ठीक है, मतलब जब तक एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये उगाया जाता है। ठीक है, जब तक क्या हो जाता है कि दिस फुलफिल द सीडिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ स्मॉल एरिया। ठीक है, एक छोटे से एरिया में ये बीज को बोकर हम ये लगाते हैं ताकि इसको एक स्थान से प्लांटेशन के बाद, मतलब छोटे से पौधे होने के बाद एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाएं और उसके बाद इसको क्या कर दे, क्लोज कर दे। मतलब ऑब्जेक्टिव आपका अकम्प्लिश हो गया, मतलब फुलफिल हो गया, तो इस नर्सरी को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत लेस होता है, इसलिए इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हिली एरिया में यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से एरिया में हम एक छोटे से एरिया में नर्सरी प्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी क्रॉप्स को हम नर्सरी किए हैं उसको उठा के जब तक जंगलों में लगाने के लिए यहाँ नर्सरी किए रहते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए टाइम होता है, उसके बाद ये नर्सरी को बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये टेम्पररी है, मतलब ये कुछ समय के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परमानेंट नर्सरी। परमानेंट नर्सरी जो है, आप इन दो चित्र, ये दो फिगर में यहाँ पर देखिए, ये क्या है, टेम्पररी है और ये जो है परमानेंट नर्सरी है। ठीक है, ये परमानेंट नर्सरी इसलिए है क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मनुष्यों का जो है रख रखाव है और ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जंगलों के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे पेड़ हैं, तो इन पेड़ों को क्या है, संरक्षण दिया गया है और यहाँ हर एक साल, मतलब साल दर साल क्या है, एक 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 नर्सरी उगाने के बाद कुछ सालों में दूसरी नर्सरी फिर उगाते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये रेगुलर ईयर में आफ्टर ईयर, मतलब रेगुलरली ईयर आफ्टर ईयर क्या होता है, ये चेंजेस होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट जरूर मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ईयर आफ्टर ईयर यहाँ पर नर्सरी उगाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है, इनसे प्राप्त जो नर्सरी पौधे हैं, ठीक है, इनसे प्राप्त नर्सरी पौधे हैं, उसको जंगलों में शिफ्ट करने के बाद भी यहाँ पे दूसरी नर्सरी तैयार की जाती है। ठीक है, तो जिसे हम परमानेंट नर्सरी कहते हैं, ये मैदानी इलाकों में मुख्यतः प्रचलित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि समय के आधार पर क्या होता है, नर्सरी और टेम्पररी नर्सरी और परमानेंट नर्सरी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आगे हम ये देखते हैं कि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के अनुसार अगर देखा जाए तो नर्सरी कितने टाइप के होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, वाटर सोर्स मतलब पानी की उपलब्धता के आधार पर। जैसे कि नाम है ड्राई नर्सरी। अब इस ड्राई नर्सरी से आप क्या समझेंगे, ड्राई नर्सरी से तात्पर्य है कि जहां पे पानी क्या है, हमेशा परमानेंट जो उसका वाटर सोर्स है वो नहीं रहता। आप यहाँ से पढ़ के ये समझ सकते हैं कि ऐसा नर्सरी जहाँ पे जो परमानेंट वाटर सोर्स नहीं रहता, ठीक है, जहाँ पे पूरा क्या है, प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं, मतलब वर्षा पर निर्भर रहते हैं, ऐसे नर्सरी को हम ड्राई नर्सरी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ड्राई नर्सरी मतलब जहाँ पे परमानेंट वाटर सोर्सेस नहीं है,
हम इसे प्रकृति पर भरोसे रहते हैं, जहाँ पे पानी वर्षा पर आधारित है, ऐसा नर्सरी को हम ड्राई नर्सरी कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं वेट नर्सरी। वेट नर्सरी मतलब नाम से पता चल रहा है हमेशा गीली रहती है, इस मॉइस्चर रहते हैं। इट हैज परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए यहाँ पे उपलब्ध साधन है, जैसे वेल है, बोर है, मतलब कुएं हैं, बोरिंग है इत्यादि। ठीक है, क्या है फॉर आवर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए यहाँ हमेशा सिंचाई के लिए परमानेंट उच्च सिंचाई के साधन उपलब्ध रहते हैं। ऐसे नर्सरी को हम जो है वेट नर्सरी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से समय के हिसाब से दो प्रकार के, टेम्परेरी नर्सरी और परमानेंट नर्सरी। उसके बाद आ जाते हैं वाटर रिसोर्स के सोर्स के आधार पर दो प्रकार के नर्सरी होंगे, वेट नर्सरी और ड्राई नर्सरी। अब आ जाते हैं नर्सरी के बेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि हमको नर्सरी उगाने के लिए हमको बेड चाहिए, अलग अलग बेड। बेड मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे नर्सरी हम बीजों को बोया जाए, ठीक है, या प्लांट को उगाया जाए, छोटे छोटे पौधों को। ठीक है, चलिए सबसे पहला है जो है ये देखते हैं संकट बेड। संकट बेड संकट बेड नर्सरी बेड कौन सा होता है? ठीक है, संकट बेड क्या होता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन ये देखें, इसमें तीन प्रकार के आप देख पा रहे हैं, संकट बेड है, लेबल बेड है, और ये तीसरा जो है आपका ये रेज बेड है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये पहला पॉइंट है, इसमें देखें सॉइल शुड बी क्या होना चाहिए? सोलराइज होना चाहिए विथ केमिकल टू अवॉइड द कंटामिनेशंस बाय पेस्टिसाइड एंड डिजीज। अर्थ इसका यही होता है कि जो इस बेड की जो सॉइल्स है, मतलब मिट्टी है, वो सोलराइज होना चाहिए ताकि वो केमिकली जो पेस्टिसाइड और जो उससे बीमारी हो उससे बिल्कुल ये रोग रहित हो और वो अच्छे से मिला हुआ हो, मतलब मिट्टी और खाद से। अपन देखा जाए तो क्या देखते हैं यहाँ पे एक टर्म्स है, आप देख रहे हैं सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। सोलराइजेशन बिल्कुल पूछ सकता है कि सॉइल सोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, नर्सरी में सॉइल सोलराइजेशन बहुत जरूरी चीज होती है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो, इस फिगर में क्या है कि एक बड़े से लैंड एरिया है, ये नर्सरी जहाँ पे होना है, वहां पे क्या करते हैं, पॉलीथीन बिछा दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पॉलीथीन बिछा गया है। इससे क्या होता है, पॉलीथीन बिछाने पर यहाँ से जो सूर्य की किरणें आती हैं वो क्या है, इस पे जब सोलर रेडिएशन पड़ता है तो नीचे हीट प्रोड्यूस होती है। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, इस पॉलीथीन के नीचे ये भूमि है और भूमि के ऊपर पॉलीथीन है, इसके बीच क्या है, हीट प्रोड्यूस होने से यहाँ पे जिससे वीड्स है, मतलब खरपतवार हो गया या फिर छोटे फफूंद हो गए, कवक हो गए, ये सारी चीजें जो इम्प्योरिटीज है वो सब नष्ट हो जाते हैं उस हीट के कारण। फिर जो सॉइल मिलता है उस सॉइल को हम लोग सोलराइजेशन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोलराइजेशन की विधि है। क्या करते हैं हम लोग, एक पॉलीथीन की जो पॉलीथीन बिछा देते हैं नर्सरी के ऊपर, उसके ऊपर सूर्य की किरणें आने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सोलराइजेशन सॉइल होता है, मृदा को सोलराइजेशन ऐसे करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये चीज क्या है, लेवल बेड में भी यही चीज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया है, लेवल बेड के लिए भी यही होता है और रेस बेड के लिए भी यही किया जाता है। नर्सरी का ये प्रमुख एक पहला विधि है जिसको पहले सोलराइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, सॉइल सोलराइजेशन। बट इसमें एक बात यह है कि ये रेनी सीजन के लिए फेमस है ये बेड। ठीक है, रेनी सीजन के लिए ये बेड फेमस है। आप फिगर से आउट कर सकते हैं। देखो संकट बेड क्या होता है, ये जो फिगर है, ये फिगर है आपका संकट बेड का। ठीक है, जहां पे क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। आपको ये पूछे कौन सा नर्सरी बेड है जो ग्राउंड लेवल से नीचे रहता है। ठीक है, तो संकट बेड जो है वो क्या है, ग्राउंड लेवल से नीचे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस भूमि है, ये इस भूमि में ये जो बेड है, ये बेड जो है आपका वो भूमि से कुछ लेवल नीचे खोदी जाती है। ठीक है, तो ये है आपका नर्सरी बेड जिसको हम संकट बेड कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दूसरा जो है वो लेबल बेड है। आपको जैसे ये लेबल बेड है, मतलब यहाँ की भूमि और ये जो नर्सरी है इसकी भूमि ये सेम लेवल पे है। देखिए
ये सारे के सारे सेम लेवल पे है, एक ही लेवल पे, मतलब जमीन की सतह के बिना उनको नीचे खोदा नहीं जाता है, ठीक है, उसमें कोई गड्ढा वड्ढा नहीं किया जाता, समतल भूमि पे ही सेम लेवल पे अगर आप देख रहे होंगे ये जो नर्सरी उगाई गई है, तो इसको हम लोग लेबल बेड कहते हैं, ऐसे नर्सरी बेड को लेबल बेड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये जो है रेज्ड बेड, रेज मतलब उठा हुआ बेड, आप देख रहे हैं ये बेड है जो इस लेवल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, सारे बेड क्या हुआ है, जमीन स्तर से थोड़ा ऊपर है, ये देखिए जमीन के स्तर से थोड़े उठे हुए हैं, तो ये जो बेड है तीसरी वाली, ठीक है, ये इसे रेज बेड कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखने वाली बात ये है, सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लगा मैंने बता दिया कि आपको बाई फिगर इसको दिखा दिया कि ग्राउंड के नीचे रहने वाला संकट बेड है, ठीक है, लेवल पे रहने वाला ये कहना लेवल बेड है, और थर्ड जो था वो जमीन से उठा हुआ रहे कोई बेड, तो इसको क्या बोलते हैं, रेज बेड बोलते हैं, नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट ये दिया है कि ये जो मिट्टी है इसको क्या करते हैं, जो नर्सरी का मिट्टी है उसको थ्रोली मिक्स्ड विथ रॉटन, ठीक है, रॉटन का मतलब होता है इसमें जो भी खाद्य पदार्थ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है, जो भी इसमें हम खाद डाले हैं या मैन्योर हो, ठीक है, उसको अच्छी तरह से मिक्स हो, तभी ये सफल होगा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें भी वही चीज है, सॉइल रिकमेंडेड क्लोज ऑफ मैनर, मीन्स अच्छी तरह से जो खाद है या जो एनिमल्स के मैन्योर है, ठीक है, खाद है, ठीक, या उर्वरक है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके डाला जाए। इसमें भी वही है, पर इसमें फिक्स्ड क्या चीज है, इसमें फिक्स्ड ये है कि सॉइल मिक्स विथ 4 to 5 kg ऑफ पर स्क्वायर में ये रॉटन फार्मिंग मैन्योर जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में डालना ही पड़ता है। तो आपको ये पूछना है कौन सा बेड है जिसपे जो सॉइल मिक्सचर है वो फिक्स्ड है, ठीक है, तो सॉइल मिक्सचर जो फिक्स्ड है, इसको मैं अगर अंडरलाइन करूं तो ये याद रखिएगा, ये जो फिक्स टाइप है, राइट, ये फिक्स टाइप है, तो फिक्स टाइप बेड किसको बोला जाता है, तो ये है रेज टाइप बेड। तो रेज टाइप बेड वो फिक्स टाइप रहता है क्योंकि इसमें सॉइल मिक्सचर जो है 5 to 10 kg पर स्क्वायर मीटर में हम लोग क्या है, ये रॉटन और मैन्योर मिलाना पड़ता है। मैन्योर से मतलब होता है खाद्य उर्वरक पदार्थ होते हैं, ठीक है, सड़े गले चीजों से बनी हुई जो खाद्य पदार्थ है उसको डाला जाता है, ठीक है। तो फिगर से आपको क्लियर है कि रेस बेड क्या होता है, लेबल बेड क्या होता है, संकट बेड क्या होता है। तीसरी जो जरूरी पॉइंट है वो हम देखते हैं यहाँ पे, पहले संकट बेड में देखते हैं, इट इज फॉर ड्राई एंड विंडी एरिया, ठीक है, ये शुष्क और जहाँ पे हवा ज्यादा रहता है उस क्षेत्र के लिए ये उगाया जाता है, ठीक है, नर्सरी, ठीक है। बेड इज केप्ट 10 to 15 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, ये आपको फिगर में बिल्कुल क्लियर है कि ये देखिए ये जो बेड है वो ग्राउंड लेवल से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे रहता है, सो दैट इट हेल्प्स टू कंजर्व द वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि ये ताकि ये जल धारण कर सके, ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें लेवल बेड में हम तीसरा पॉइंट अगर ये देखें कि 1 मीटर वीड स्लोप, मतलब वाइड जो है, विड्थ जो है, इसका जो विड्थ है वो स्लोप के अकॉर्डिंग वो रखा जाता है, ठीक है, स्लोप और लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग इसका विड्थ रखा जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन नॉन रेनी सीजन, लोमी एंड सैंड सॉइल, लोमी एंड सैंड सॉइल में नॉन रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों वैसे ही है, ये दोनों चीज चाहे संकन बेड हो चाहे लेवल बेड है, ये दोनों चीज क्या है, नॉन रेनी सीजन के लिए है, और ये जो है रेनी सीजन के लिए होता है रेस बेड। रेस बेड की विशेषता थोड़ा मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो बेड है आप जैसे देख पा रहे हैं कि अगर इसको चौड़ा मान लीजिए, जो बेड है अगर ये बहुत चौड़ा हो जाए, ठीक है, अगर बहुत बड़ा अगर बेड बनाया जाए, इस चौड़े से बेड अगर बनाया जाए, इसकी जो आपका साइज अगर बढ़ा दिया जाओगे, ठीक है, तो वाइड नर्सरी बेड इज कॉल्ड एज अ कमारा, ठीक है, इसको कमरा, अब हिंदी में कमरा भी बोल सकते हो या कमरा नर्सरी बेड भी कहते हैं, ठीक है, ये जो है, ठीक, ये कुछ ज्यादा ही डिसेबल हो गया, तो ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कमारा बोलते हैं। अगर आपका जो बेड है अगर वो बड़े साइज का बना दिया जाए, ठीक है, खासकर रेस बेड को अगर बड़ा बनाओगे आप तो उसको कमारा बोलेंगे, ठीक है। द स्टैंडर्ड सॉइल जो मिक्सचर है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपको मिलेगा, द स्टैंडर्ड सॉइल का जो मिक्सचर है
वो 2:1:1 रहता है, ठीक है। तो 2 जो प्रोपोर्शन है वो सॉइल का है, 1 प्रोपोर्शन सेंड है और 1 प्रोपोर्शन फर्टिलाइजर का है, ठीक है। तो इस प्रकार से है कि आपको 2:1:1 का जो इसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो सॉइल मिक्सचर है वो रेस बेड में मिलेगा, इसलिए इसको फिक्स्ड बेड बोला जाता है। इससे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि रेस बेड में कौन सा बेड है, नर्सरी बेड जो फिक्स्ड है, तो वो है रेस बेड, आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। आपको पूछ रहे हैं नर्सरी का स्टैंडर्ड साइज क्या है, तो ये जो है मुख्यतः स्टैंडर्ड डिफाइन किया है 12.5 जो लेंथ होगा, 1.2 मीटर जो है ये विड्थ होगा, मतलब चौड़ाई होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि नर्सरी के 3 टाइप के बेड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो जरूरी है ये नर्सरी के बारे में था। इस नर्सरी के बाद में हम आगे देखते हैं कि नर्सरी में हमको करना, उसका उद्देश्य तो रीजनरेशन से है। तो आइए पढ़ते हैं फॉरेस्ट का रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः उत्पादन, ठीक है, पुनः उत्पादन या पुनः पौधे को उगाना वनों में। चलिए, रीजनरेशन इज ए रिन्यूएबल फॉरेस्ट क्रॉप बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से और प्राकृतिक तरीके से वनों को उगाना, ये है रीजनरेशन कहलाता। अब इनके प्रकार जैसे इस डायग्राम से क्लियर है कि इसके 3 प्रकार से जो मुख्य है, लेकिन इसमें मुख्यतः 2 प्रकार ही अपन कंसिडर करते हैं, जैसा नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन, ठीक है। ये सप्लीमेंट है, नेचुरल रीजनरेशन एंड सप्लीमेंट बाय द आर्टिफिशियल रीजनरेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन से होता है। लेकिन होना 2 ही चीज है, या तो प्राकृतिक ढंग से होगा या मानवीकृत होगा, ठीक है। तो दोनों में एक ही चीज है कि या तो हम जो नेचुरल रीजनरेशन है उसमें 3 टाइप है, आप बीज के माध्यम से उगाएंगे पेड़, या कॉपीज के माध्यम से उगाएंगे, या रूट सकर के माध्यम से उगाएं। इसमें भी वही है, आर्टिफिशियल तरीके से भी कराओगे तो भी सोइंग मतलब बीज का बोना होता है, और बाय प्लांटिंग मतलब वही होता है कि आप प्लांटिंग सीधे पौधे उगा के किया जा सकता है। कि आपको फॉरेस्टेशन बढ़ाना है, आप चाहे तो बीज उगा ले या पौधे लगा ले, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी से। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेचुरल रीजनरेशन। अभी मैंने बताया कि नेचुरल रीजनरेशन जो होता है प्राकृतिक तौर तरीकों से, प्राकृतिक रूप से अगर वनों में वृद्धि किया जाए तो उसको नेचुरल रीजनरेशन कहा जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या है, सीडलिंग क्रॉप का अर्थ है कि बीज बो के, मतलब क्रॉप मतलब वानिकी फसल में वृद्धि करना, ठीक है। तो इसमें जो नेचुरल रीजनरेशन में सबसे पहला चीज होता है सीडलिंग। जैसे कि आपने ये देखा सीडलिंग क्या है, पहला चीज था। तो आइए सबसे पहले सीडलिंग ही देखते हैं। नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीडलिंग मतलब बीज बो के किया जा सके, ठीक है। इससे कई चीजें डिपेंड करता है। जैसे सीडलिंग से क्या होता है कि हम लोग बीज बोए और उससे पौधा बने, बीज से अगर पौधा बने, ठीक है, तो उसको सीडलिंग कहा जाता है। बीज फिर छोटा पौधा फिर बड़े पौधे में। तो उसके कई वेरियस फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सीड प्रोपागेशन होता है, सीड का बढ़ना, ठीक है, मतलब बीज का बढ़ना। फिर उसके बाद देखिए डिस्पर्सन, मतलब सीड जो है फूलों से या फलों से निकलकर उसका डिस्पर्सन होता है, मतलब वो एक स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। फिर जर्मिनाइजेशन, कहीं और जाके वहां जम गया और वहां से क्या है जर्मिनाइजेशन मतलब बीज का अंकुरण होना होता है। फिर वो स्टेब्लिश होता है वहां पौधे की तरह, फिर बाद में क्या है उस पर भी एक्सटर्नल फैक्टर लग जाता है। तो वो जो फैक्टर्स हैं आए सबसे पहले देखते हैं कि सीड प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है जो बीज कहाँ से बनता है, फलों से निकलता है। सीड प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज डिपेंड अपॉन द स्पीसीज एज, साइज एंड क्राउन। इन चारों बातों पे डिपेंड करता है कि जो स्पीसीज मतलब पौधे होते हैं या प्रजाति होते हैं, प्रजाति पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रजाति का पौधा है या पेड़ है, ठीक है। उसकी एज क्या है, उसका साइज क्या है, उसका क्राउन क्या है, ठीक है। क्राउन मैं पहले बता चुका हूँ, काइन एक बार फिर से बता रहा हूँ। क्राउन मतलब होता है, ये देखिए, ये इसका जैसा बाहरी आवरण रहेगा किसी पेड़ का, जैसे ये पेड़ है और इसका आवरण कुछ इस तरह है, ठीक है। ये पेड़ है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका आवरण आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये उसका क्राउन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे स्पीसीज में प्रजाति का, ठीक है। तो सिल्वीकल्चर जो सिल्वीकल्चर है वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स
बताता है, इन्फ्लुएंस करता है सीड प्रोडक्शन का। ठीक है, सीड प्रोडक्शन का वो जेनेटिक तरीके से होता है। कैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साल भर बीज देते हैं, जैसे कि नीम। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बाई एनुअली होते हैं या 3 से 4 वर्षों में देते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज जो है अलग अलग टाइप, अलग अलग सालों में बीज देने की इन लोग की प्रजातियों की कैरेक्टरिस्टिक गुण होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है एज। एज से डायरेक्ट रिलेशन है बीज का बनना। मतलब जो यंग पेड़ है, और कुछ पेड़ यंग होते हैं, कुछ मैच्योर होते हैं, और कुछ क्या है बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत पुराने। तो जो बीज, अच्छे बीज किस्म मिलते हैं वो मैच्योर पेड़ से मिलते हैं, ना कि नन्हे पेड़ से, मतलब यंग पेड़ से, और ना ही ये पुराने पेड़ से। पुराने पेड़ से या बूढ़े पेड़ों से अच्छे बीज नहीं मिलते। अच्छी क्वालिटी की जो सीड्स है या बीज है वो किससे मिलते हैं? मिडिल एज में मिलते हैं, मतलब मैच्योर पेड़ से मिलते हैं। ठीक है, तो एज बिल्कुल डिपेंड करता है कि सीड का एज जो है वो मैच्योर पेड़ से मिले। साइज ऑफ द क्राउन, देखिए जाहिर सी बात है, आपका क्राउन अगर इतना बड़ा है तो यहाँ पे ज्यादा बीज मिलेंगे, या ज्यादा बीज का जो भी बीज यहाँ गिरेंगे वो बहुत दूर दूर तक फैलेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्राउन होगा उतना ज्यादा बीज का फैलाव होगा। ठीक है, तो क्राउन मतलब ये तो एक पेड़ है, समझिए कि यहाँ करोड़ों की संख्या में अगर पेड़ है तो उनसे जो निकलने वाले बीज है वो और दूर तक फैलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितना बड़ा क्राउन उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, मैक्सिमम, इट गेट्स मैक्सिमम सीड्स। मतलब जितना बड़ा क्राउन उतना ही ज्यादा आपका सीड प्रोड्यूस होगा। अगला देखते हैं क्लाइमेट। ठीक है, ये 4 फैक्टर आपने शुरू से देखा। तो क्लाइमेट में आप देखेंगे, क्लाइमेट एलिमेंट हैज पॉजिटिव कोरिलेशंस विद सीड यील्ड में। सीड यील्ड का मतलब होता है वो ऑप्टिमम दशा जहां पे अधिकतम आपको क्या मिल सके, बीज मिल सके। ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट जो होते हैं इनहेंस द प्लांट स्टेब्लिशमेंट। जाहिर सी बात है कि जो उपयुक्त जलवायु है प्लांट को या आप पौधे को या पादप को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिसमें होता है क्या, उसमें फूल आएंगे और फूल से क्या प्रोड्यूस होंगे कि वो ज्यादा सीड प्रोड्यूस करेंगे। तो और वहीं विपरीत, अगर विपरीत जलवायु में जहाँ पे हाईली विंड होते हैं, हैवी विंड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अगर उसमें हवाएं चले या सूखा पड़े तो क्या होता है, सीड प्रोडक्शन गिर जाता है। तो आपने देखा कि सीड प्रोडक्शन जो है, सीड प्रोडक्शन जो जिसमें नेचुरल रीजनरेशन होना है, ठीक है, सीड प्रोडक्शन के लिए स्पीसीज डिपेंड होता है कि वो कौन सा स्पीसीज है जिसमें साल साल भर में बीज आ रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज है कि आपका जो एज है पेड़ का वो मैच्योर एज का पेड़ हो तभी रीजनरेशन हो सकता है। साइज ऑफ क्राउन, जितने बड़े क्राउन में होगा सीड का प्रोपगेशन उतना ही ज्यादा एरिया में होगा। क्लाइमेट बिल्कुल अनुकूल हो तभी सीड का जर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप देखेंगे सीड डिस्पर्सन। मैंने पहला पॉइंट पढ़ाया क्या है, सीड प्रोडक्शन। सीड अब बन गया है, मान लो सीड तो आपको मिल गया, अब सीड को डिस्पर्सन होना जरूरी है। डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलना, फैलना और फैल के वहां जहां फैले वहां पे उगे। ठीक है, किस तरह से सीड एक स्थान से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, उसको डिस्पर्सल बोलेंगे। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल जो है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ सीड है, मूवमेंट्स ऑफ सीड है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, अब ये जो है या तो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई प्रकार दिए हैं, जैसे या तो विंड उड़ा के ले, मतलब हवा उड़ा के ले जाए, या पानी में बह के बीज चले जाए, या ग्रेविटी के थ्रू वो ढहते जाए। जैसे अगर पहाड़ी एरिया है तो ऊपर के बीज नीचे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, फिर अगर चिड़िया उड़ा के ले जाए किसी बीज को और दूसरी जगह स्थानांतरित कर दे। ठीक है, या फिर उनके मल के द्वारा भी जो कई बीज होते हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं। एनिमल्स है और ह्यूमन है, ये भी क्या है, इनके मल द्वारा या इनके द्वारा उठाए हुए जो बीज है वो क्या है दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं और वहां से वो पेड़ बन जाते हैं। तो मैं बार बार कहूंगा इसको ट्रिपल स्टार यहाँ पे लगाया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से पेड़ किस डिस्पर्सल से उगते हैं। ठीक है, मैंने स्टार मार्क किया है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें पहला डिस्पर्सल जो है वायु द्वारा उड़ा के बीज को ले जाया गया, उससे वायु के द्वारा
जो बीज उड़ते हैं और उनसे उगने वाले जो पेड़ों की प्रजातियां हैं वो ये हैं, ठीक है। ये वो सारी प्रजातियां हैं जिनको आपको याद करना है। देखो मतलब वायु, विंड मतलब वायु से उड़ा के ले जाने वाले या उनसे जो बीज उड़ते हैं उनसे बनने वाले पादप प्रजाति हैं। पहला ये कॉनिफर्स है, ठीक है, एसर्स है, बेतुला है, अल्नस है, पॉपुलस है, सेलिक्स है, ठीक है। इस तरह से आप याद करेंगे। बोम्बाक्स, सीबिया है, ठीक है, सीबा है, ठीक है। तो आप ये को इसको इन सब को याद रखना है, बिल्कुल एक दो बार पढ़ के इसको याद रखना है कि वायु से उड़ के वायु द्वारा डिस्पर्सन से कौन सी प्रजाति के पेड़ उगते हैं। तो बिल्कुल ये आपको इनमें से कोई भी एक नाम दे देगा और उसमें कूट में आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा वायु से नहीं है या है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसको 2 बार पढ़िएगा। सेलिक्स जो है होलोपटेलिया का है, ठीक है। ये सब क्या है, वायु द्वारा उगते हैं, ठीक है। पानी द्वारा डिस्पर्स होने पर जो प्रजाति उगती है वो ये है, मैंग्रोसिस है, ठीक है, डलबर्गिया है, टिक है, जामुन है तथा ट्रेविया है। ये सब क्या है, जल द्वारा, ठीक है। ये क्या द्वारा, जल द्वारा उड़ा गया या पानी द्वारा बहा के ले गया, उसके बाद ये प्रजाति हो उगती हैं, ठीक है। ग्रेविटी द्वारा कौन से होते हैं, ग्रेविटी द्वारा आप देखें कि क्या है, ऊंचे पहाड़ों पे जो बीज उगे हैं या पेड़ उगा है उसके बीज क्या है, गिर के नीचे आते हैं ग्रेविटी के द्वारा। तो बहुत ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा कि ग्रेविटी से कौन से उगती है। तो ओक जैसे पौधे हैं, ये इनकी प्रजातियां जो है ग्रेविटी से डिस्पर्सन होती है, ठीक है। जकुलेंस है, जकुलेंस रेजिया या अस्कुलस है, ठीक है, अस्कुलस है। ये सब क्या है, ग्रेविटी के द्वारा। चिड़िया द्वारा कौन से प्रजातियां उगती है या डिस्पर्सल होती हैं, कौन सी बीज, तो प्रूनस है, ठीक है, प्रूनस है, मलबरी, ट्रेमा। तो ये सब प्रजातियां किसमें है, बर्ड्स में, मतलब चिड़ियों द्वारा उड़ाया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट जो है एनिमल्स द्वारा, जंतुओं द्वारा, जैसे अकासिया अरेबिया है, ठीक है, जिसको हम लोग बबूल अक्सर बोलते हैं, ठीक है, प्रोसोपिस है तथा जिजीफुस है। तो ये सब क्या है, एनिमल द्वारा बीजों का स्थानांतरण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो जरूरी है वो देखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, ये देखा कि नेचुरल रीजनरेशन किस तरह से होता है, इसका पहला पार्ट देखा। हमने देख रहे हैं कि नेचुरल रीजनरेशन में सीडिंग के द्वारा अभी देखा। अब हम कॉपीज के द्वारा देखेंगे, फिर रूट सॉकर के बारे में देखेंगे। तो ये देखिए, अगर हम कॉपीज की बात कर दें, ठीक है, ये कॉपीज क्या होते हैं, ठीक है। रीजनरेशन बाय कॉपीज, देखिए कॉपीज का अर्थ होता है, जैसे कि इस फिगर में आप देख लें, ये कॉपीज है। मतलब अगर एक पेड़ को, बड़े से पेड़ को, पुराने पेड़ को काट दिया गया और उसके किनारे से ये देखिए ये जो छोटे छोटे कलिकाएं निकल रही हैं, जो आगे इनको काट कर कहीं और लगा दिया जाएगा, जिससे ये क्या बन जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे। तो इसको कॉपीज बोलते हैं। कॉपीज का अर्थ होता है कि किसी बड़े पौधे के काटने से उसके तने से निकलने वाली जो कलिकाएं हैं उसको अगर कहीं और लगा के हम पौधे बना दें तो इसको कॉपीज फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसा कि बड़े चित्र में भी देख सकते हैं आप, ये क्या है, कॉपीज है, ये कॉपीज। कॉपीसिंग का मतलब होता है कि बड़े से तने से जो कलिकाओं का स्थानांतरित करके पेड़ बनाना ही कॉपीज कहलाता है, ठीक है। चलिए, इस तरह से अभी तक ये, इससे पहले आपने क्या देखा, बीज के द्वारा पेड़ उगाना। अब बढ़ते हैं कि कॉपीज के द्वारा पेड़ उगाना। कॉपीज को जैसे मैंने बताया, ये क्या है कि इनमें जो वनस्पति उगाना रहता है उसको मैंने क्या, पेड़ों को काट के, ठीक है, कटे हुए पेड़ से निकलने वाले जो प्लांट्स हैं उनको। इनमें दो चीज आपको सिर्फ याद रखना है कि सीडलिंग कॉपीज क्या होती है और स्टूल कॉपीज क्या होती है। देखो, सीडलिंग कॉपीज वो होती हैं, इस फिगर से आपको क्लियर कराऊंगा। सीडलिंग क्या 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 होगा कि जो अगर बेस है, देखिए ये पहले पेड़ था या झाड़ था, जो भी है, कुछ झाड़ियां और कुछ पेड़ों को क्या कॉपीज के द्वारा उगाया जा सकता है। तो अगर ये इस झाड़ को हमने क्या कर दिया, जो तना है, इस तने को पूरा काटा और जो उसका सिर्फ ये जो बेस है, बेस मतलब रूट वाला एरिया है, उसको सिर्फ छोड़ दिया। कुछ सालों बाद क्या देखा, वहां से क्या है, कलिकाएं निकल आई और इनसे क्या है, नए पेड़ बन गए, ठीक है। तो ये जो है ऐसी कॉपीज जो है, हम इसको क्या कहते हैं, सीडलिंग कॉपी कहते हैं, जहां से जो कलिकाएं हैं उनके बेस से, मतलब इनके मूल से निकले, ठीक है, मूल से कलिकाएं निकल के फिर पेड़ बने, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सीडलिंग कॉपीज।
फिर आता है स्टूल कॉपीज। क्या होता है स्टूल कॉपीज? कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया, जो ग्राउंड लेवल पे ही नहीं काटा, ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे, ये देखिए कुछ हाइट पे यहाँ पे क्या कहा, ये पेड़ था, इसको कुछ हाइट पे हमने काट दिया। इसको काटने के बाद कुछ सालों में हमने देखा या कुछ दिनों में हमने क्या देखा, यहाँ से नई कलिकाएं निकली और ये पेड़ फिर से इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये एक तना है। तो इस तने से निकलने वाली कलिकाओं जो सूट है, इसको क्या ये निकलती हैं, जो ये क्या सूट होती हैं, कलिकाएं होती है, सूट होती हैं। तो ये जो है छोटे पौधे या सूट है, वो अगर तने से निकले, ठीक है, इसको याद रखें, ये जड़ों या मूल से निकलती है, बेस से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीडलिंग कॉपीज बोलते हैं। लेकिन तने से निकलने वाले को हम लोग क्या करेंगे, ये स्टूल कॉपीज बोलेंगे। तो ये पूछ सकता है स्टूल कॉपीज क्या होता है? इट रिफर्स टू द कॉपीज अराइजिंग फ्रॉम द लिविंग स्टम्प्स और स्टूल, राइट। तो ये कुछ हाइट पे जो तने को छोड़ दिया जाता है, उससे जो सूट्स निकलती हैं, ऐसे प्रकार के कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलार्ड सूट भी बोलते हैं या पोलार्ड कॉपीज भी बोलते हैं। ये देखिए द पोलार्ड कॉपीज। तो पोलार्ड का मतलब होता है कि कुछ हाइट पे कुछ सरफेस लेवल से कुछ हाइट पे तने को काट दिया जाए, तो तने से निकलने वाली कलिकाओं को हम लोग पोलार्ड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कॉपीज के माध्यम से किस तरह पेड़ या प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये ठीक है। लास्ट जो है थर्ड वाला मैंने बताया कि रूट सॉकर के हिसाब से कैसे प्लांट में वृद्धि के प्लांटेशन में वृद्धि किया जा सकता है या फॉरेस्ट्री में वृद्धि किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रूट सकर जैसा कि नाम है, यहाँ पे आप सिर्फ फिगर से आप क्लियर कर सकते हैं रूट सकर क्या होते हैं। देखिए ये रूट सकर है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक बड़ी सी पेड़ होगा, और जाहिर सी बात है इसका आधा चित्र ये बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। जब इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है, तो आपने देखा कि ये मिट्टी के अंदर दबे होते हुए भी जड़ों से भी कुछ कलिकाएं निकल आती हैं और ये धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बनता है। इस तरह से आगे चल के यहाँ और पौधे बनेंगे इस तरह से, आप जैसे देख पा रहे हैं। तो इनको फिर यहाँ से काट दिया गया है और इसको यहाँ से भी काट दिया गया, तो ये दो अलग पौधे बन गए। तो ये है रूट सकर, ठीक है। तो रूट सकर जो है ये अलग अलग इनके जड़ों से निकलने वाले जो छोटे पौधे हैं, इनको काट कर किसी नए जंगल में लगा दिया जाए, किसी खाली स्थान पे लगाया जाए, तो वहां पे एक नया जंगल बनने लगता है, ठीक है, नया जंगल बन जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये भी प्राकृतिक ढंग से होता है, इसलिए हम नेचुरल रीजनरेशन बाय रूट सकर से कहेंगे। इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि रूट सकर एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इस टू किसके लिए होता है, ठीक है। ये दो प्रजातियां हैं जो मुख्यतः उगाई जाती हैं रूट सकर से। देखिए ये है डायोस्पाइरोस टोमेंटोसा, ठीक है, डायोस्पाइरोस टोमेंटोसा ये पहली है, और दूसरी जो है ये डलबर्गिया सीसू है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये मैंने जो हाईलाइट किया, ठीक है, डायोस्पाइरोस टोमेंटोटा, ठीक है, ये पहली प्रजाति है, और दूसरी प्रजाति है डलबर्गिया सीसू। ये दो प्रजाति जो हैं ये किसके लिए हैं, ये जो रूट सॉकर से आप क्या निकालते हैं, आप नए पेड़ों को लगाना चाहते हैं, तो ऐसे रूट सॉकर ये प्रजातियां हैं, ठीक है, टोमेंटोटास और डलबर्गिया, ये दो ऐसे पौधे की प्रजातियां हैं जो रूट सकर से उगाई जा सकती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि रीजेनरेशन से ये जो सिंबॉलिक है, इस सिंबल को आपको याद रखने का, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक सिंबल दे दिया, आपको ये बताया कि ये किस प्रकार का रीजनरेशन कैटेगरी है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये टेबल बिल्कुल याद रखिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है स्टेब्लिश यानी कैपिटल ई लिखा है, कैपिटल ई लिखा है मतलब स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। फिर आपका अगर कैपिटल डब्ल्यू लिखा है तो वुडी सूट्स होंगे, ठीक है, वुडी सूट होंगे। आपको रीजन से कैटेगरी बस बताना है, वुडी सूट ब्राउज्ड होंगे तो W+ लिखा होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर U+ लिखा है तो यहाँ बोला होगा कि VP अनस्टेबल सूट्स जो है ये क्या होगा, मोर देन, अगर प्लस लिखा है तो आप क्या लिखें, मोर देन 50 सेंटीमीटर, ये मोर देन 50 सेंटीमीटर के लिए है।
ठीक है, मोर देन सेंटीमीटर हाइट होता है, ठीक है, पौधे का। फिर इसको शिफ्टेड कब किया गया है, जब ये 50 सेंटीमीटर से ऊपर का हो। और वीपी अनसेचुरेटेड सूट क्या होता है, ये बिलो द 50 सेंटीमीटर होता है। तो आप यहाँ पे बिलो 50 सेंटीमीटर की बात की जा रही है, ठीक। उसी प्रकार अगर सब विप है तो उसके एस से सब विप है तो एस प्लस है, और सब वीपी सूट्स है, ठीक है, इसके लिए कैपिटल एस है। पर डिफरेंस कैसे करेंगे, वही है, इस पे ये ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर, ये लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। तो वुडी के लिए क्या यूज करते हैं, डब्ल्यू, ठीक है, और वीपी के लिए क्या यूज करते हैं, यू, ठीक है। इसके लिए ये दोनों वुडी हैं तो वुडी के लिए डब्ल्यू, वीपी के लिए यू स्टैंड फॉर, और ये तो ऐसी है, एस मतलब एस से ही डिनोट करते हैं। रिक्रूट मतलब का होता है कि यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है और इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। नो वेजिटेशन फाउंड इन क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है कि ये जो क्वाड्रेंट हम लोग लेते हैं किसी, देखिए अक्सर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजनरेशन के लिए फॉरेस्ट्री वानिकी द्वारा कैसे क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है, तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर आयताकार चिन्हित किया जाता है, इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्योंकि ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन हो जाता है, इसको कौन से क्वाड्रेंट, तो ये किसी क्वाड्रेंट में जो वनस्पतियों का ना होना ये बताता है रिक्रूट को। आर मतलब रिक्रूट, जहां पे कोई भी वनस्पति ना पाया गया हो, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और इसके अलावा क्वेश्चन और क्या बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है कि आपने जितना पेड़ लगाया, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर, देखिए रेक्टेंगल एरिया में जितना भी पेड़ लगाया, अगर उनमें से 81 से 80% तक, ठीक है, रीजनरेशन हो जाता है तो उसको एक्सीलेंट कैटेगरी देंगे, और वहां पे इतने सारे पेड़ हैं, हरा भरा है, इसलिए इसको ग्रीन कहेंगे। अगर 60 से 61% तक पेड़ जो है आपको सही अवस्था में मिल जाते हैं तो इसको गुड कंडीशन बोलेंगे, ठीक है, कंडीशन क्या है, गुड है, और इसको ब्लू इसका कलर है। उसी प्रकार 41 से 60 अगर है तो ये मॉडरेट ढंग का है, ठीक है, बुरा नहीं है बट इसको मॉडरेट कहेंगे, और इसका जो कलर है वो येलो रहेगा। आपको पूछा यही जाएगा कि अगर मॉडरेट रेंज का है तो कभी मॉडरेट बोलेगा तो आपको कलर पूछ देगा, ठीक है, या गुड बोलेगा तो परसेंटेज पूछ देगा, ठीक है। और उसी प्रकार अगर 21 से 40% तक अगर पेड़ जग गए तो इसको क्या बोलेंगे, फेयर बोलेंगे, और इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। ये रेड होना मतलब अच्छा नहीं होना होता है। अगर 0 to 20% हो गया तो डिफिशियंसी है, आपने जो रीजनरेशन किया है बिल्कुल गलत हो गया है, उसमें कुछ गलतियां हो गई है, इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसमें कोई कलर नहीं होता। तो यही पूछ देता है कि कौन सा, अगर आपको ब्लैंक कलर मिलता है तो उसका क्या अर्थ होता है, तो डिफिशियंट होता है, ठीक है। तो कभी कलर देख के आपको ये दो चीजें पूछ देगा, ठीक है, इनमें से कोई एक पूछ देगा। अगर कलर ब्लू है तो रीजनरेशन का कंडीशन क्या चीज है, तो इसको भी मैं स्टार बना रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। स्टार ये दोनों टेबल को आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर गया, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस तरह से ये रीजनरेशन और नर्सिंग को हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।